नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश और विजय माल्या और बैंकों पर आज मैं जो बात करने वाला हूं उसको हमेशा की तरह गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाल के दिनों में एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में मैंने बैंकों की स्थिति की खबर पढ़ी। उस अखबार के प्रमुख पन्ने पर फ्रंट पेज पर 2 लाख और कितने हजार करोड़ रुपए बकाया हैं और आज तक शायद ही कोई ऐसा मामला देखा या सुना गया होगा जिसमें कानूनी कार्रवाई या सख्ती के जरिए पैसे की वसूली मुमकिन हुई है। तो जरा ये सोच के देखिए, ये विजय माल्या का पैसा कैसे आएगा, बैंक कैसे वसूलेंगे। बीजेपी और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए यह कहना बड़ा आसान है कि पाई पाई वसूली जाएगी, पाई पाई वसूली जाएगी। ये कैसे होगा? ट्रैक रिकॉर्ड इसका निहायत ही खराब है। बीते 2 साल से सहारा का एक बड़ा मामला चल रहा है जिसमें अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति बेचने के आदेश दिए हैं और ताजा मामला विजय माल्या का है। तो एक तरफ सुब्रतो रॉय, दूसरी तरफ विजय माल्या जिन पर 9,000 करोड़ बकाया है और वो विदेश में बैठे बैंकों से इस बात पर मोल भाव कर रहे हैं। वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता उनके पास, मुझे मालूम नहीं, टिकट लेकर दिल्ली आने में या इंडिया आने में दिक्कत हो रही होगी, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोल भाव कर रहे हैं कि 4 सितंबर, इस महीने के सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए लौटा देंगे। तो वो विजय माल्या साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि वो देश अभी आने में, वो देश अभी लौटेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा बताया है, ये बैंकों को बता रहे हैं कि भाई सितंबर में दे दूंगा मैं तुम्हारा 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है ना, तो उसके आधा से कम दे दूंगा मैं सितंबर तक। जरा सोच के देखिए क्या प्री कंडीशन रखी जा रही है। वो बता रहे हैं बैंकों को, बैंक नहीं बता रहे उनको कि इतने समय तक हमको पैसा दे देना। वो बता रहे हैं कि जो लिया है उसके आधे से कम मैं दे दूंगा सितंबर तक, वो भी 4,000 करोड़, और बात करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। ये नहीं आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आके आपसे खुद बात करने लगूं। पैसा लिया है मैंने बैंकों का। हमारे यहां कहावत होती ना, भाई अरे भाई हम तुम्हारी बात क्यों सुने, कोई तुम्हारा कर्जा लिया है क्या? विजय माल्या साहब ये कहावत को उल्टी कर दिया उन्होंने हमारे देश के सिस्टम के साथ। देखिए ये रिपोर्ट। क्या यह सिर्फ सहयोग है कि सुप्रीम कोर्ट से सेबी को सहारा की संपत्ति नीलाम करने के आदेश मिलने के अगले ही दिन 9,000 करोड़ के बकायेदार विजय माल्या ने बैंकों को सितंबर तक 4,000 करोड़ वापस करने का प्रस्ताव दिया। माल्या के इस प्रपोजल पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के रवैये और कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। जिन्होंने बैंकों से हजारों हजार करोड़ का कर्ज लिया, उन्हें आपने कैसे भागने दिया? क्या आपका यही तरीका है डिफॉल्टर्स को सजा देने का? लेकिन पैसों की वसूली में सबसे बड़ा पेच ये होता है कि कर्ज लेते वक्त देनदार अपनी संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मिसाल के तौर पर सहारा अपनी जिन 86 संपत्तियों को 40,000 करोड़ का बता रहा है, वो सेबी के मुताबिक महज 15,000 करोड़ की है। कुछ ऐसा ही हाल विजय माल्या के मामले में भी हो सकता है। हालांकि सरकार और पार्टी का दावा है कि वो विजय माल्या से पाई पाई चुकता कर लेगी। एक एक पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सब संपत्ति बेच दी जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 18,176 लोग या कंपनी बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, जिनके पास कुल 2,35,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये सभी 25 लाख और 1 करोड़ से अधिक वाले बकायेदार हैं। आमतौर पर मोटी रकम नहीं चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। विजय माल्या के मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो भारत कब लौट रहे हैं, तो कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंकों से बात कर रहे हैं, लिहाजा अभी लौटने की जरूरत नहीं है। तो मेरे साथ अमित गोयल साहब हैं और यूएस भार्गव हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं। आप दोनों में से कोई भी लोग मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं है,
आपने कोई कर्जा नहीं लिया होगा बैंक का, इसलिए आप खुद आके अमित जी जवाब देने को तैयार है। इन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया है बैंक का, इसलिए इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई इंटरव्यू करने या कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ यूएस भार्गव, ये कितना, मैंने कटाक्ष में कहा, जैसे अंग्रेजी में सार्काज्म कहते हैं कि भाई कहावत हमारे मुल्क में हिंदी में कि साहब भाई हम तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम्हारा कर्जा लिया है क्या? तो विजय माल्या ने इस कहावती को बदल दिया, कहा तुम्हारा कर्जा लिया है, क्यों सुने तुम्हारी बात। तो कितनी बड़ी बात वो राष्ट्रहित में बता रहे हैं कि देखिए 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा का मेरा कर्ज है और सितंबर में 4,000 करोड़ रुपए दूंगा। और बता रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। यहां गवर्नमेंट मुझे बता रही है, अरुण जेटली मुझे बता रहे हैं कि विजय माल्या आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और मुकुल रोहतगी साहब को एक दिन मैंने हमारे अंग्रेजी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए सुना था। ये सब बता रहे हैं, लेकिन सबके ऊपर विजय माल्या इनको बता रहे हैं कि सितंबर में दूंगा पैसे, आधे से कम दूंगा। और बता रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ये मत उम्मीद करिए कि दिल्ली में आके मिलने लगूं आप लोगों को। देखिए यही किस अभिमान, लेवल की एरोगेंस है, अहंकार है सिस्टम को तोड़ने मरोड़ने का। यही अभिमान जो है इतना ज्यादा है क्योंकि इनके पास जब पैसा आ जाता है और पैसा ऐसे ही आ जाता है जिस जो इन्होंने साइड में कर लिया है, साइफन ऑफ कर लिया है, उसके साथ पावर आ जाती है। तो ये मानकर चलते हैं कि हमने 1,000 करोड़ एयरलाइंस में लगाना है, बाकी 4,000 करोड़ हमको साइड में कर लेना है। और वो 4,000 करोड़ में जब कभी दिक्कत आएगी तो हम सिस्टम को उसी पैसे से खरीद लेंगे। तो एक अभिमान, एक कॉन्फिडेंस होता है इनको कि हम सिस्टम को पार कर आप सुन रहे थे सोनिया गांधी जो कह रही है, मैंने पहले भी इस बात को रेज किया था, ये कांग्रेस जो बोल रही है वो भी मुझे उतना ही आश्चर्यचकित करता है। जब एक कंपनी जब अपने ऑन द बैलेंस शीट पर उपलब्ध लॉस में आती है तो कांग्रेस के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,300 करोड़ रुपए देता है, कंसोर्शियम को लीड करता है विजय माल्या के लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। और अब सोनिया गांधी खड़े होकर सार्वजनिक सभाओं में कह रही हैं कि जिन्होंने बैंकों का पैसा लिया वो वापस दे। अरे आपके समय में दिया गया ये पैसा। देखिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना इस तरह के लोन और इतनी लापरवाही से कभी नहीं दिए जाएंगे। अगर ये प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो इस तरह से लोन नहीं देगा। लेकिन आप 3 चीजें हैं इसमें पहली चीज देखिए, जो आफ्टर ऑल सिस्टम क्या है, सिस्टम 3 चीजों में करप्टेड है। सबसे बड़ा करप्शन बैंकों का है, यहां से पैसा साइफन ऑफ होता है, जिसमें पॉलिटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंक वाले कनाइव करके जहां 5,000 करोड़ रकम की जरूरत होती है प्लांट लगाने के लिए 10,000 करोड़ लेते हैं और उस पैसे को गायब कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा करप्शन का जो अड्डा समझिए आप और सबसे मुद्दा है वो है लैंड का। उसमें पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और लैंड ओनर्स, उनको जो अलॉटमेंट्स के आपने किस्से सुने होंगे, ये सबसे बड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा है क्रिमिनल्स के साथ जो इनकी मिली भगत होती है पॉलिटिशियंस की। तो पॉलिटिशियन का हाथ, चाहे किसी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, बिना पॉलिटिशियन के सैंक्शन के बिना इतनी लापरवाही से पैसा कभी नहीं दिया। मैं अमित गोयल के पॉइंट में एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कई बार कुछ लोगों ने पूछा है तो आज उसका जवाब दे दूं। सीधा और कड़वा जवाब है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग हिस्से में, यानी कि बैंकिंग डिपार्टमेंट में एक पोजीशन होती है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग की, और वो कई अलग अलग बोर्ड्स में होता है हमारे राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक के, जिसका काम होता है ये देखना कि क्या ये बोर्ड, क्योंकि इस तरह के या इस आकार प्रकार के लोन तो इंडिविजुअली सैंक्शन होते नहीं है, जिसका काम होता है। तो जब कांग्रेस इस मसले को उठा रही है, बीजेपी तो अभी भाषण दे रही है कि एक एक पाई आ जाएगी विजय माल्या की, और कांग्रेस ये मसले को उठा रही है, करे वो पैसा लेके भाग गए। अपने सिस्टम को तो पलट के देखिए कि आपके जो उस समय के वित्त मंत्रालय के अधिकारी थे, जिनका काम था इन बैंक्स में अगर कोई इस तरह की घटना हो रही है उसको रिव्यू करना, उन्होंने क्या किया ये तो पूछिए, उन्होंने क्या किया। मेरे साथ यूएस भार्गव साहब मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं उनके पास जाने की। बैंकिंग पर मैं एक बड़े अखबार की स्टोरी हाल में पढ़ रहा था और उसने बताया कि कैसे छोटे भी अगर लोग हैं 25 लाख रुपए या 1 करोड़ वाले, उनके खिलाफ भी रिकवरी कैसे नहीं हो पाती, और बड़ों के वालों के खिलाफ तो रिकवरी का प्रतिशत तकरीबन नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो फिर आप क्या सिस्टम में सुधार करेंगे? ये सिस्टम पूरा करप्टेड है। आप इसको मत समझिए कि ये बिजनेस लॉस हो गया है। ये करप्टेड है। ये पहले से ही तय होता है कि हम 100 रुपए का लोन लेंगे, 25 रुपया हम निवेश करेंगे,
75 रुपया हम बचाएंगे। 75 हम बचा लेंगे। हाँ। और जब डिफॉल्ट होगा तब हम 100 रुपए में 20 रुपए में सेटलमेंट कर लेंगे, 30 रुपए में, मतलब 30-40% में प्रिंसिपल का सेटल। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ये सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट कर रहा था, क्योंकि जब आप एक्स की प्राइस वाई लगवाकर 80 से 85% के रेशियो में पैसा रेज करते हैं, तो 100 रुपए की कोई चीज की कीमत है, आपने 120 दिखवा ली अपने वैल्यूएशन में, और फिर आपने 85% उसका रेज कर लिया। उस ओरिजिनल वैल्यूएशन से आज की जो कीमत है वो 60% पे आ गई, तो 60% का नुकसान तो वैसे ही हो चुका है। बिल्कुल, ये तो ओवर वैल्यूएशन एक होता ही है। हाँ। दूसरा, जिसका वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए वो होता है। जैसे किंगफिशर ने अपना ब्रांड गिरवी रखा हुआ है। हाँ। लेकिन आप ये समझिए इस बात को, जब आप डिफॉल्ट करेंगे तो ब्रांड की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 2012 में जब किंगफिशर एयरलाइन ग्राउंडेड हो गई, यानी कि किंगफिशर एयरलाइन हवाई जहाज उड़ाना उसने बंद कर दिया, तब उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। नहीं, बिल्कुल, ये तो किसी भी लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। विजय माल्या का केस हाँ। इसलिए मीडिया में ज्यादा आ गया है और इतनी नजरों में आ गया है क्योंकि विजय माल्या भाग गए। अगर आप 25-30 साल का इतिहास देख लें, ये बैंकों में हमेशा होता है। और मैं हमेशा कहता हूं 2008-9 में जब फॉरेन बैंक्स फ्लॉप हुए थे, जब बैंकरप्ट हुए थे, बहुत शोर मचा था कि ये बैंक। हाँ, Lehman Brothers के हिंदुस्तान collapse के time में पे कितना शोर 25 साल से हर साल बैंक बैंकरप्ट होते हैं, सरकार उनको रिकैपिटलाइज करती है, वो पैसा लगाया जाता है सरकार की तरफ से, और यही पैसा इंडस्ट्रीज ले जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। सुब्रतो रॉय की कहानी में मैंने इसका भी जिक्र किया जानबूझकर। सुब्रतो रॉय की कहानी में बैंक इन्वॉल्व नहीं है, बैंक नहीं, लेकिन उनके मसले में भी जो रिकवरी की स्थिति है ओवर वैल्यूएशन की, तो अब बता रहा जा रहा है कि जिसको आप बता रहे हैं कि आपकी 86 संपत्तियां ये हैं और इतने 1000 करोड़ की हैं, उसका 75% दाम भी उनका आज मिलने के आसार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, वो कह रहा है सेबी को कि फिर भी आप मूव करिए और कम से कम 90% से ज्यादा इस पैसे को रिकवर करिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कह रहा है, मतलब मैं बड़ी अमित अच्छी गोयल, अभिज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है आप सेबी को कि आप लाइए तो पैसा, अब क्या करें। देखिए, आपने अगर डिफॉल्ट किया अभिज्ञान जी, हाँ, आपकी कीमत जो भी हो, आपके मकान की या दुकान की या गाड़ी की जी, वो बैंक उठाकर ले जाएगा, हाँ, ये और बेच देगा, चाहे जितना भी रिकवरी हो। हाँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है हाँ। कि 2012 में रिस्ट्रक्चर किया गया, 2 साल से सुब्रतो रॉय जेल में है, एक भी प्रॉपर्टी जो इनकी अभी तक बेची गई हो, इनको ये तो आपको फील कराना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, मौने पौने रकम में बेच देंगे, लेकिन हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और बेचेंगे, ताकि अब उनका तो बैंकों का पैसा तो मर गया, एयरलाइन में वो डूब गया, वो कभी इनको पूरा रिकवर होने वाला नहीं है। मुझे नहीं मालूम है विजय माल्या ये कौन सी लिस्ट से बता रहे हैं कि 4000 करोड़ ये सितंबर तक दे देंगे। वो भी तो देने का जितना बनता है उसका आधे से कम है, आधे से कम और है, एहसान शुदा तरीके से विजय माल्या दे रहे हैं। मतलब विजय माल्या बता ऐसे रहे कि भाई शांति रखो, कर्जा ही लिया है ना, क्यों पीछे पड़े हो। जो अभी तक सुब्रतो रॉय 2 साल में नहीं कर पाए, विजय माल्या कह रहे हैं कि सितंबर तक 4-5 महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। भार्गव साहब, क्या आप एक फॉर्मर जनरल मैनेजर होते हुए नेशनलाइज बैंक के, क्या आप हमारे मुल्क के बैंकिंग सिस्टम पर शर्मसार नहीं महसूस करते, एम्बैरेस नहीं महसूस करते? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी जैसे एक और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है जी कि आपको एक बार एकदम बड़े क्लियरली ये इस्टेब्लिश करना है कि किन मामलों के अंदर जेन्युइन रीजंस की वजह से डिफॉल्ट हो रहा है। और मैं यदि किंगफिशर के बारे में भी बात करूं तो यदि मैं आपको पीछे ले जाता हूं तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2010 में जबकि इनको एडिशनल फंडिंग की गई थी, उस वक्त सारी एयरलाइंस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और जो आपके ऑयल के प्राइसेस थे वो स्काई रॉकेट हो रहे थे। तो इसके अंदर अभी जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा, उस ऑडिट के दौरान जब ये मालूम पड़ेगा क्या इन्होंने कोई फंड डाइवर्ट किए हैं या कि इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह का था जिसकी वजह से बिजनेस को ये ढंग से रन नहीं कर पाए,
ये जब पोजीशन क्लियर होगी तब ये मालूम पड़ेगा कि वाकई बैंकों के पार्ट पे कितना डिफॉल्ट था, एंटरप्रेन्योर के पार्ट पे कितना डिफॉल्ट है। और आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि उन्होंने अभी साफ साफ इसमें ये कहा है कि सितंबर तक 4000 करोड़ पार्शियल पेमेंट के रूप में उन्होंने ऑफर किया है। और इसको मैं इंटरप्रेट करता हूं कि ये वन टाइम सेटलमेंट के रूप में फुल एंड फाइनल 4000 करोड़ ऑफर नहीं कर रहे हैं। वो अभी उन्होंने पहले दौर के अंदर 4000 करोड़ रुपए उन्होंने सितंबर तक अरेंज करने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसमें मैं समझता हूं कि इनके जो लिक्विड और इलिक्विड असेट्स हैं, यानी इनकी इक्विटी जो है उसको डिस्पोज करने में इतने समय के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि आज की तारीख में किसी प्रकार की शुरुआत करेंगे फंड अरेंज करने का, क्योंकि तो बैंक से काफी समय से इनके बारे में रिपेमेंट के बारे में चर्चा चलती रही है। और अगर ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड सुनिए, देखिए जेन्युइनली नहीं भार्गव साहब मेरी बात सुनिए। आपने उस समय की एविएशन इंडस्ट्री का हवाला दिया। पहली बात, आपने एटीएफ के दाम बढ़े होने की वजह से जो टर्बाइन फ्यूल होता है उससे इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा था, क्या तकलीफ हो रही थी, उसका हवाला दिया। लेकिन साथ में सच्चाई यह है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंसोर्शियम लीड करके रीस्ट्रक्चर कर रहा था लोन्स विजय माल्या के, विजय माल्या की कोर कंपनी जिसके लिए वो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी वो ऑलरेडी बहुत बड़े लॉस में आ चुकी थी। इन सब बातों को खाली इस बात से जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि क्या एक इंडस्ट्री को हम मदद कर रहे थे, क्या एक इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करना चाह रहे थे, कि एविएशन इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए ये पैसा उस समय जेट एयरवेज को भी मिला, बाकी एयरलाइंस को भी मिला। हम खाली इस जस्टिफिकेशन में विजय माल्या को मिले हुए पैसे को, पहली बात। दूसरी बात, जो विजय माल्या ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा देश पर एहसान करने वाले हैं कि उसका 4000 करोड़ रुपया वो पार्शली दे देंगे। 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैसा है और नेशनलाइज बैंकों में हमारा पैसा, हम इंडियंस का, हम हिंदुस्तानियों का पैसा रखा जाता है, ये कहीं बाहर से नहीं आता है। ये मतलब अगर उनकी इंडस्ट्री डूब रही थी तो वो एयरलाइन बंद करते, या बैंकों का काम था कि उनको एयरलाइन चलवा के देना, उनको लोन करवा के देना। देखिए मैं आपका जो है ना, जो पॉइंट आपने 4000 करोड़ में सेटल करने वाली बात करी, मैंने उसी मुद्दे को उठाया था कि मैं आज भी अभी जो ऑर्डर हुआ है या इन्होंने जो ऑफर किया है उसमें फर्दर क्लैरिटी जब तक नहीं होती, क्या ये 4000 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट के रूप में दे रहे हैं या पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट के रूप में दे रहे हैं। और नॉर्मली बैंक भार्गव साहब मेरा पॉइंट ये नहीं, जब कोई डाउन पेमेंट भी हो, भार्गव साहब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, भार्गव साहब आप मेरी बात सुनिए। मेरा पॉइंट यह है कि किसी विजय माल्या का अगर लोन इस मुल्क के बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो, यह बहस ही क्यों हो कि क्या 4000 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोनों ऑन रिकॉर्ड है सेइंग कि एक एक पाई विजय माल्या से वसूली जाएगी, तो वो पाई 9000 करोड़ रुपए प्लस की बनती है। बहस हो ही नहीं सकती इस बात पर कि क्या 4000 करोड़ रुपए वन टाइम सेटलमेंट है। पैसा विजय माल्या के, पैसा विजय माल्या के कर्ज का 9000 करोड़ रुपए सर, 4000 करोड़ रुपए नहीं है। और भारत सरकार ने मुझे भरोसा दिलाया है या देश को भरोसा दिलाया है। सर आप मेरी बात तो सुनिए, आप अपनी बात ही बोले जा रहे हैं, आप मेरी बात मिलेगी। हाँ बोलिए, इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि क्या उनका 4000 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर है या पहला इंस्टॉलमेंट है, और उन्हें इसके बाद बाकी पैसा जमा करने के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी। और एक बैंकर के रूप में जो सही तरीका होता है इस सब मामलों में, मैं उसको 2 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्लीज। सबसे पहला तो ये होता है कि कोई भी बैंक जब ये देखता है कि रीपेमेंट की बात चल रही है तो डाउन पेमेंट पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, यानी इमीडिएटली कुछ पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस सारे उसके अंदर भी देखने में ये आ रहा है कि इमीडिएट पेमेंट की कोई ऑफर उस तरफ से नहीं है, मल्ल्या जी की तरफ से, जो होनी चाहिए। और अगर वो इमीडिएट पेमेंट करते हैं कुछ अमाउंट का तो उनकी इंटेंशन सही मानी जा सकती है। नंबर 2, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि उनके पास जो असेट्स हैं लिक्विड और इलिक्विड दोनों मिलाकर के वो 9000 करोड़ से ज्यादा के आज बनते हैं। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि 4000 करोड़ वन टाइम सेटलमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने का कोई औचित्य नहीं होगा। और पूरा पैसा उनके असेट्स को देखते हुए
ये उनसे वसूल किए जाने के लिए सब तरफ से प्रयत्न होने ही चाहिए। मैं इसमें कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं।